Hello. Good morning, guys. Welcome to Vedant Education. This is class 12th chemistry. पी ब्लॉक हम पढ़ रहे थे बच्चों. पी ब्लॉक के अंदर हमने ग्रुप 15 के बारे में बात कर ली थी ऑलमोस्ट, एंड द लास्ट कंपाउंड इन द पी ब्लॉक टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दैट. और इसके अलावा जो थे वो काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ ली थी, जिसमें हमने अमोनिया पढ़ लिया, डाइनाइट्रोजन पढ़ लिया, ग्रुप 15 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ ली, उसकी रिएक्टिविटी पढ़ ली, द डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जैसे हैलोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑल. और इसके अलावा हमने इसके जनरल इंट्रोडक्टरी पोर्शंस पढ़ लिए. नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर पढ़ लिया विच इज बिलोंगिंग टू द पीरियड नंबर 2, जो पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, इसलिए उसका एनोमलस बिहेवियर आता है, वो हमने पढ़ लिया. तो ऐसे करके फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक ऑफ इज ग्रुप 15 nitrogens nitrogen family, which is being just covered almost, and today is the last of this group. Today is the last lecture of this group. इसके बाद में ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा. ओके, चलिए. तो आपके सामने लिखा हुआ है कि हम पढ़ रहे हैं नाइट्रिक एसिड which is HNO3, और ये है हमारा आज का टॉपिक, जो क्या है, एक ऑक्सो एसिड है. व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, देखिए वैसे तो नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाता है. नाइट्रोजन फॉर्म्स many oxo acids like H2N2O2, HNO2, nitrous acid, HNO3, this is nitric acid. गाइस, ऑक्सो एसिड क्या चीज है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. वैसे तो क्या होता है कि आप लोगों के सिलेबस में जो है ऑक्सो एसिड पे काफी अच्छी बात की हुई थी, लेकिन थोड़ा सा ये कोरोना पेंडेमिक सिस्टम के बाद सिलेबस में थोड़ा सा चेंज जो आया है ना, उसके हिसाब से आपको जो ऑक्सो एसिड्स है उससे पाला थोड़ा कम ही पड़ने वाला है. बट लेट मी शो यू. देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जितने भी कंपाउंड देखेंगे उनके अंदर कम से कम एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है विद द नाइट्रोजन के साथ. नाइट्रोजन के तो ऑक्सो एसिड्स है ना, और सेंट्रल एटम कौन आएगा? नाइट्रोजन, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंट्रल एटम होता है. जैसे हाइड्रोजन की और भी कम है, नाइट्रोजन से भी कम है, बट एक्सेप्शनली वी कांट टेक हाइड्रोजन एज ए सेंट्रल एटम. क्यों? क्योंकि ये केवल एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई इट्स नॉट बीन कैपेबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग. और जो सेंटर में बैठा है उसको तो भैया बहुत लोगों को संभालना है ना, इसलिए ये सेंटर में नहीं आ सकता. सो नाइट्रोजन इज हियर. तो ऑक्सो एसिड्स किसी भी एलिमेंट के वो होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो. ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसमें, क्योंकि एसिड क्या होता है? एसिड व्हिच डोनेट्स द H+ प्रोटॉन्स. वो क्या करे? H+ प्रोटॉन डोनेट करे, और H+ जो है मैक्सिममली एसिडिक नेचर में इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड से ही लिबरेट करता है, क्योंकि ये कैसा है? पोलर बॉन्ड है, एंड द क्लीवेज टेक्स प्लेस हियर. बोले बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसी क्लीवेज से क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन पे तो आ गया माइनस, और ये हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में लिबरेट हो गया. दिस इज द नेचर ऑफ द एसिड. यही तो एसिड होता है. तो ऑक्सो एसिड्स कौन है? ऐसे एसिड्स ऑफ दोस एसिड्स ऑफ ए एलिमेंट व्हिच हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या फिर हम बोले कि OH बॉन्ड उसमें प्रेजेंट हो. दिस OH has been attached with the nitrogen. ये ऑक्सो एसिड है गाइस, और ये क्या करेगा? इजीली लिबरेट करता है H+. दैट्स व्हाई इट्स बिहेविंग लाइक एसिड. एंड एसिड भी कौन सा? ऑक्सो एसिड ये है. ठीक है, तो नाइट्रोजन के बतेरे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, जिसमें आपके सामने लिखे हुए हैं हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2 लिखा है, HNO2 नाइट्रस एसिड लिखा हुआ है, HNO3 नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, एंड प्रेडोमिनेंटली HNO3 is being used in the large scale. That's why we will talk in the detail with the nitric acid here. ओके, तो नाइट्रिक एसिड क्या है? इस नाइट्रोजन का एक ऑक्सो एसिड है.
ठीक है। अब देखिए नाइट्रिक एसिड का आपको मैं क्या बताता हूं, पहले तो लेविस-लोट स्ट्रक्चर देखिए इसका, फिर अपन प्रिपरेशन वगैरह देखेंगे गाइस। अभी देखिए मैंने क्या कहा कि आपके पास कंपाउंड के अंदर जो भी सेंट्रल एटम है उसको आइडेंटिफाई किया हमने, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया इसमें तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही आना है, क्योंकि नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, एट द सेंटर ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन वाला है, हाइड्रोजन आ नहीं सकता एक्सेप्शनली, है ना। बदकिस्मती से हाइड्रोजन सेंटर में नहीं आ सकता, क्योंकि सेंटर वाले को सभी स्टेट देखने होते हैं, हाइड्रोजन की इतनी क्षमता नहीं है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या करेगा, सेंटर में बैठेगा तो पार्शियलिटी करेगा, इस चीज को बिठाएगा नहीं, बिठा दिया हमने नाइट्रोजन को। एंड ऑक्सो एसिड्स के अंदर कंपल्सरी है बच्चों कि कम से कम एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही होगा। क्या होगा, एक ऑक्सीजन एंड एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब इसके बाद में जितने भी ऑक्सीजन्स बचते हैं, अगर केवल ऑक्सीजन बचते हैं देन पुट देम विद द डबल बॉन्ड, ओके। एक और बच रहा है क्या, क्या अब मैं इसमें डबल बॉन्ड लगा सकता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन तो 1 2 3 तीन ही तो बॉन्ड बना सकता है, ये चौथा बॉन्ड कैसा हो जाएगा, विद द लोन पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए लोन पेयर का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिस्टम है वो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ये लोग तो पढ़ के आए होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। लेट्स डू इट। हमने किया हाइड्रोजन, हमने कहा कि भैया ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑक्सो एसिड है, ठीक है। ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर, जनरली दिस इज द स्ट्रक्चर। अब आप इसके अंदर जो है हाइड्रोजन को सेपरेट कर ले, हाइड्रोजन सेपरेट चला जाएगा क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल में नहीं आ रहा है। अब इस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, लीनियर नहीं है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर, ओके। अब यहां से ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में लिबरेट कर देगा और क्या बचाएगा, NO3- बचाएगा। तो ये H+ डोनेट करने की कैपेसिटी है, इसी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिड बोल रहे हैं। और बहुत ही तगड़ा एसिड है, क्यों, क्योंकि H+ जितना तगड़े से ये देगा, जितना स्ट्रांगली डोनेट करेगा उतना तगड़ा एसिड है। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा पोलैरिटी इस बॉन्ड की होगी गाइस, है ना, जितना ज्यादा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, उतना पोलराइजेशन इस बॉन्ड का होगा, और जिस बॉन्ड में जितना ज्यादा पोलराइजेशन हो उतनी आसानी से टूटता है, तो ये बॉन्ड उतनी आसानी से टूटेगा, H+ देगा। क्यों है इसमें पोलराइजेशन ज्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कौन है, ये ऑक्सीजन से जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मॉलिक्यूल की डेंसिटी को इधर की तरफ खींच रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन कहां से खींचेगा, यहाँ से, और जैसे यहाँ से खींचेगा तो ये बॉन्ड पोलर, ठीक है, पोलर होगा तो टूट जाएगा, ब्रेकडाउन विल बी हैविंग द नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिपरेशंस। हम इस नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशंस की बात करते हैं। देखिए जनरली जो है वो प्रिपरेशंस के अंदर आप देखेंगे कि लैबोरेटरी बेस्ड प्रिपरेशन है इसका, वो किसमें होता है, सोडियम नाइट्रेट हुआ या पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, उनको आप H2SO4 से ट्रीट कर सकते हैं, ओके। They can be treated by H2SO4। तो लैबोरेटरी बेस्ड जो है आपके पास में इन लैबोरेटरी हीटिंग ऑफ, चाहे तो आप सोडियम नाइट्रेट ले लीजिए गाइस, चाहे तो आप पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए, with H2SO4। See here, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसे concentrated है, H2SO4 कैसा है, concentrated, उसको डिनोट करने का ये CON मैंने लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, DIL डाइल्यूट लिखते हैं और CON concentrated के लिए लिखते हैं। तो हमने कहा कि laboratory heating of NaNO3 or KNO3 with H2SO4 gives HNO3 नाइट्रेट एसिड। देखिए कैसे रिएक्शन हो सकती है, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग व्हाट, सोडियम नाइट्रेट, और इसको मैं हीट कर रहा हूं किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट, HNO3।
getting HNO3, ठीक है, यहाँ से NO3, यहाँ से H, ये तो ऐड कर गया, यहाँ पे क्या बच गया HSO4 माइनस और यहाँ पे हो गया Na प्लस, बस जोड़ना ही तो है गाइस, Na प्लस को HSO4 माइनस से जोड़ दिया, ये क्या हो गया बाइसल्फेट हो गया, सोडियम बाइसल्फेट, अरे बाई वाला बाई नहीं, बाइसल्फेट, okay, this is your nitric acid, this is sodium nitrate, so this is the way how nitric acid is being prepared in the laboratory, okay, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लार्ज स्केल के लिए है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दैट इज ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, ओके। लार्ज स्केल प्रोडक्शन is done by NH3 oxidation, क्या कहते हैं इसको, known as Ostwald's process, क्या कहते हैं इसको, Ostwald's process कहते हैं। और देखिए ये 3 स्टेप में होने वाली एक रिएक्शन है, ठीक है ना, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस जो है गाइस वो 3 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, जिसको आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप है वो क्या देता है, देखिए हमने कहा कि अमोनिया का आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, दिस इज अमोनिया एंड ऑक्सीडाइजिंग बाय एयर, ओके, ये कहां से ऑक्सीजन मिल रहा है, एयर से मिल रहा है। हियर यू कैन यूज द catalyst as the platinum, ruthenium, etc. with the temperature 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure। ये जो कंडीशंस है गाइस इनका आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जो है इन्हीं के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जस्ट गिव द ऑप्टिमम कंडीशंस, ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशंस बताइए, किस चीज की बताइए, ऑस्टवाल्ड्स नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन की ऑप्टिमम कंडीशंस बताइए, ओके। नाउ ऑप्टिमम कंडीशंस का मतलब क्या हो गया गाइस, कि ऐसी कंडीशंस बताइए उस रिएक्शन में मेंटेन करने के लिए जिससे कि वो रिएक्शन क्या हो, मैक्सिमम यील्ड दे, मैक्सिमम प्रोडक्ट दे, ठीक है। Those are platinum, ruthenium like catalyst can be used, and as well as you can use you have to use 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure, तो ये रिएक्शन को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर के जाता है, ओके। और वैसे भी देखिए ऑलमोस्ट ये गैसेस कंडीशंस के अंदर है दोनों, तो आपको ये हैवी मेटल्स जो है आपके ट्रांजिशन मेटल्स जो है जिनकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो सकता है, वो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करना ही करना पड़ेगा, ओके। इन द सेकंड स्टेप द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ NO टेक्स प्लेस, ठीक है ना। लेट्स सी, NO का फिर से ऑक्सीडेशन होता है which gives NO2, ओके गाइस, वो क्या देता है, NO2 देता है, ये तो NO2 गैस अपने को मिलती है। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, आपका जो NO था उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया, एंड नाउ ये जो आपके पास में NO2 बन के आ रहा है दैट विल बी रिएक्टिंग वाटर मॉलिक्यूल, वो किससे रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल आपके रिएक्शन के अंदर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और वैसे भी आप इसको एक्वस कंडीशन में ले सकते हैं, द NO2 gas will dissolve in, वो किसमें डिसॉल्व होगा, वाटर, टू गिव HNO3, ओके। इसको वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए, हाउ कैन इट बी, NO2 गैस है,
ओके गाइस, H2O के अंदर डिसॉल्व होगा। यू सी इसमें से क्या मिलेगा, इसको यहां से OH मिलेगा, ठीक है, तो HNO3 हो जाएगा। देन व्हाट इट हैविंग, इसके पास क्या रह गया है, एक H प्लस रह गया है, या आप सिंपली बोले कि भैया H रह गया है। तो इसमें से आपको HNO3 प्लस H2 जो NO गैस है वो वापस से मिल जाती है। देखिए जरा, HNO3 प्लस NO, ओके, ये है आपके पास एज अ बाई प्रोडक्ट गैस। NO गैस जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट इसके अंदर रह जाती है, और ये जो NO गैस है दैट गैस कैन बी रिटेन बैक इन द फर्स्ट स्टेप। ये NO गैस को आप फर्स्ट स्टेप में फिर से रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी खास बात है। दैट मींस देयर इज नथिंग काइंड ऑफ द वेस्टेज और बाई प्रोडक्ट व्हिच इज अनयूजेबल, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। इसलिए हम इसमें कह रहे हैं कि ये जो आपके पास NO गैस है इट इज बीइंग रिटेन्ड बैक, ठीक है। दिस इज द नाइट्रिक एसिड फॉर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, नाइट्रिक एसिड, एंड दिस NO is retained back to step 1. Getting the point? तो ये NO जो है वो वापस से आपके फर्स्ट स्टेप के अंदर जाकर के ऑक्सीडेशन स्टेप के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। आपको क्या क्या चीजें पूछेगा कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर जो NO गैस है उसका क्या, जो आपके पास वेस्टेज जा रहा है, is that wastage, then that is not a wastage, that is retained back in the first step, ठीक है। What are the optimum conditions of the Ostwald's process for the production of nitric acid? क्या है optimum conditions? We will say that 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure and some kind of the catalyst as the platinum and ruthenium. All these things are the optimum conditions for the Ostwald's nitric acid formation. Okay? इससे क्या होगा? ये क्या करता है? Maximum yield देता है, ठीक है? Guys देखिए, यहाँ पे जो HNO3 है, this HNO3 is, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो HNO3 है गाइस वो कैसा है, that is very direct, ठीक है ना, और इसको आप क्या कर सकते हैं, concentrate कर सकते हैं। मैं उसी चीज को यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। In Ostwald's process, HNO3 is dilute। वापस से आ गया है वर्ड, डाइल्यूट वर्ड आ गया। दैट मींस जो हमारा कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होता है, उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। कंसंट्रेशन वर्ड से आप बिल्कुल नए नहीं है, आप फैमिलियर हैं कंसंट्रेशन से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दो चीजों का मिक्सचर है, उसमें आपका जो सोल्यूट है वो बहुत कम है तो वो डाइल्यूट होगा, which can be concentrated, जिसको हम क्या कर लेंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ा लेंगे बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। वाटर को आप इस कंटेंट को बॉईल करेंगे तो वाटर वेपर रिमूव हो जाएगा बाय डिस्टिलेशन अप टू 68%। कितना हो जाएगा, 68%, एंड बाय डिहाइड्रेशन with H2SO4 gives 98% HNO3। ध्यान देना, आपको ये चीज सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि भैया H2SO4 से कैसे इसका आप डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एसिड, ठीक है। ये आप इसको अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट कराओगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज हाइड्रेटेड, ये जो डेफिनेशन होती है उसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, बथेरे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, उनको रिमूव कर देता है। कौन कर देता है रिमूव, उनको H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रांग। तो 68% से ज्यादा अगर आपको कंसंट्रेट करना है तो आप उसको डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा उससे। आपको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। वो किसकी हेल्प से करना पड़ेगा, H2SO4 की हेल्प से करना पड़ेगा। ओके गाइस, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ओके, देखिए प्रॉपर्टीज के अंदर आप सिंपली इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे कि MPPP देखेंगे, कलरलेस लिक्विड होता है, लेबोरेटरी ग्रेड में
प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। ये ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस का ध्यान रखना मुझे, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्केल पे HNO3 की प्रोडक्शन में हम ऑस्वाल्ड्स मेथड यूज करते हैं, जिसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है which give an O2 nitrous oxide नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके हम HNO3 तक पहुंचते हैं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज, देखिए इट इज colorless liquid with boiling point, और जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो इसके वैसे भी ज्यादा नहीं होते हैं HNO3 के, ठीक है। with 231 Np and 355 केल्विन Bp, ठीक है। ये है, तो एक कलरलेस लिक्विड होता है ऑब्वियसली, और इसकी एमपीपी है हमारे पास में, और अभी मैंने लिखा है कि लेबोरेटरी ग्रेड क्या होता है इसका, 68% होता है, ठीक है। देखिए लेबोरेटरी ग्रेड इज 68%, ओके। मैंने कहा था कि गैसेस स्टेट के अंदर होता है तो ये प्लेनर होता है, प्लेनर इन गैसेस स्टेट। कैसे था, दैट वाज द प्लेनर स्ट्रक्चर। देखिए it gives H3O plus and NO3 minus in water, so act as strong acid। इस बात पे तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसको कोरिलेट करेंगे हम किससे, अभी हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा NH3 अमोनिया, उससे कोरिलेट करेंगे। मैं कह रहा हूं कि क्या देता है वाटर के साथ में H3O प्लस और NO3 माइनस, हाउ इट एक्ट्स। HNO3 को जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या दे रहा है, H3O प्लस एंड NO3 माइनस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज, हाइड्रोनियम, ओके। अब बच्चों ये देखिए कि हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि इट इज स्ट्रांगली डोनेटिंग H+ आयंस। ये स्ट्रांगली क्या दे रहा है, H+ आयंस दे रहा है, ठीक है। ये वाला इसको H+ की फॉर्म में दे देगा। कब देगा, जब कोई ना कोई रिसीवर उसमें हो, एक्सेप्टर उसमें हो, जब ही ऐसा काम किया जाता है। इसका मतलब वाटर इज द एक्सेप्टर ऑफ दैट H+ एंड डोनर इज HNO3। तो यहां से ये H+ निकल के H3O+ बना लेगा, किसके साथ में, H2O को किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोनियम में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या बच गया, NO3- बच गया। अब इसके स्ट्रॉन्ग एसिड होने का कैसे हम ये आइडिया लगा रहे हैं इन दोनों के बाद कह के कि भैया ये आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप ये सोचिए कि भैया वाटर को जो H+ दे रहा है वो कौन दे रहा है, फिर HNO3 दे रहा है। इसका मतलब वाटर से तो स्ट्रॉन्ग है ना, और काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें ये आइडिया लग रहा है कि H+ कहां से आया, H+ आया HNO3 से। किसके पास आया, वाटर के पास आया। इसका मतलब HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब ये देखिए कि हमने अमोनिया की बात की थी। अमोनिया को जब हम वाटर से रिएक्ट कर रहे थे तो हमारे पास में क्या आ रहा था, देखना गाइस, OH- आ रहा था। थिंक अबाउट इट, क्या आ रहा था, OH-। कहां से आया, H+। यहां जो था वो किसके पास चला गया, इसके पास। यहां क्या बच गया, OH- बचे। दैट मींस अमोनिया इज नॉट डोनेटिंग द H+। अमोनिया क्या कर रहा है, H+ को ले रहा है, और जो H+ का एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। एंड ऑब्वियसली वी हैड ऑलरेडी थॉट अबाउट इट दैट NH3 इज अ बेस, वीक बेस होता है जो H2O के साथ OH- दे रहा है। Whatever species giving H+ और H3O+ with the water, वो क्या होती है, एसिड होती है, और जो वाटर के साथ में OH- प्रोड्यूस करती है वो हमेशा बेस होती है। Now HNO3 is acting with water to provide a
हाइड्रोनियम, दैट्स मीन ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है गाइस, ध्यान देना इस बात पे। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। क्या? विच ऑक्सीडाइजेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल एक्सेप्ट, लेकिन कुछ है जो इसकी भी नहीं मानेंगे। कौन कौन है? नोबल मेटल्स जो है ना गाइस, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। आप समझते होंगे नोबल मेटल्स कौन है? गोल्ड, गोल्ड, Au, Ag, प्लैटिनम, Ag, Og, लोजी, सुनोजी, है ना, क्या आया? नोबल मेटल्स आए जी। तो नोबल मेटल्स जो है उनको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, उनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, बट अदर देन दिस ऑलमोस्ट ये सभी के साथ रिएक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज कर सकता है, बिकॉज़ इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें जो खेल है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बनाने का जो खेल है ना, वो जनरली कौन खेलता है? ये नाइट्रेट खेलता है। दिस इज द नाइट्रेट आयन व्हिच इज इन द HNO3, और यही एक जो खेल है उसको खेलता है, ठीक है। And one more important thing is that with the concentration change, with the different concentrations, the different products will be given. Getting the point? कि अलग अलग मेटल्स के साथ में ये कंसंट्रेशन के बिहाफ पे क्या देगा? अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे आप बात करेंगे कि भैया मैं कॉपर के साथ इसको रिएक्ट कराना चाहता हूं, तो कॉपर के साथ में अगर आप HNO3 की कंसंट्रेशन को देखेंगे तो वो अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग प्रोडक्ट देता है, ठीक है। देखिए कैसे प्रोडक्ट देगा। मैंने रिएक्ट करवा दिया क्या? कॉपर से HNO3, बट हियर इट इज डाइल्यूट, DIL लिखा है ना गाइस, इसका मतलब क्या है? ये डाइल्यूट है। कॉपर के साथ में नाइट्रेट जुड़ जाएगा, CuNO3, लेकिन दो जुड़ेंगे, प्लस NO देता है, प्लस H2, और इसको आप बैलेंस करेंगे तो पाएंगे कुछ ऐसा, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके क्या देता है? उस मेटल का नाइट्रेट देता है। ये क्या है? कॉपर नाइट्रेट। अब यहां देखिए मैं क्या करता हूं, एक और रिएक्शन यहां पे करता हूं, वही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया है? इस HNO3 को इस बार कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया है। देखना जरा बच्चों, इस बात पे फोकस करना कि मैंने क्या किया और प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, और प्रोडक्ट में क्या चेंज आया। मैंने रिएक्शन में क्या चेंज किया और प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, वो आप देखिएगा। देखो जरा, हाँ जी, अभी देखिए रिएक्शन में मैंने चेंज क्या किया? HNO3 को डाइल्यूट से क्या कर दिया है? कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया है। आप देखिए जरा, ये था मेरे पास डाइल्यूट HNO3 था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया, ठीक है। और चेंज देखिए रिएक्शन के अंदर, यहाँ पे कॉपर का नाइट्रेट था, दैट्स ओके, कॉपर नाइट्रेट, लेकिन यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड और यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यही बात हम कह रहे हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ में क्या करता है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है ऑन द चेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। फिर से देखिए, मैं जैसे जिंक के साथ में भी आपको ये रिएक्शन दिखाता हूं
कि मैंने क्या ले लिया है कि जिंक के साथ में भी क्या ले लिया मैंने, एक तो डाइल्यूट ले लिया, तो भैया इस मेटल का नाइट्रेट तो बनना तय है, ठीक है, जिंक का नाइट्रेट तो बनना तय है, और जिंक के नाइट्रेट के साथ में इसके अंदर भी क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है प्लस H2O। लेकिन यहां पे जो है जिंक में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जो रिएक्शन देता है वो क्या देता है, N2O दे देता है, नाइट्रस ऑक्साइड दे देता है गाइस, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको आप लाफिंग गैस बोलते हैं ना, लाफिंग गैस वो दे देता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, डाइल्यूट में N2O देता है और इसमें N2 देता है, और आप इसको बैलेंस करेंगे 4G माइनस, ठीक है। अब आप दोनों रिएक्शंस को आप अपने हिसाब से कंपेयर करके देखिए कि मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो कंपल्सरीली उस मेटल का नाइट्रेट तो देगा ही देगा, ठीक है ना, उस मेटल का नाइट्रेट तो देगा ही देगा। लेकिन अगर आप चेक करें तो देखिए कि यह जो हमारे पास नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है उसको आप देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा कि क्या हुआ है, यहाँ पे N2O यहाँ पे NO आ रहा है, और वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, कई बार आपको रिएक्शंस पूछ लेगा कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ HNO3 विद जिंक इन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, इन दोनों के अंदर बताइए, ठीक है। देखना जरा, कुछ एक मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे आपके पास एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम फैमिली जो होती है ना, वो मेटल्स कुछ एक ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वैसे तो नोबल मेटल्स में ही होते हैं, ठीक है ना। देखना, सम मेटल लाइक क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, also do not react, with। अब आप बोलेंगे सर एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केवल नोबल मेटल्स को छोड़ करके ये सबको लपेट लेता है, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, और एक तरफ ही आप ये कह रहे हैं कि भैया क्रोमियम एल्यूमिनियम जो है इससे रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या राज क्या है सर इस बात के पीछे, तो सर राज ये है कि रिएक्ट तो करते हैं, ये रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन इनकी सरफेस पे तुरंत ही क्या हो जाएगा, इनके ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। समझिए बात को, जैसे ओवरहेड सिर के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार होते हैं, नए होते हैं तो काफी चमकते हैं चांदी की तरह, लेकिन 2-4-5 दिन के अंदर क्या होते हैं, उनकी चमक खत्म हो जाती है। तो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, एनवायरमेंटल रिएक्टेंट से उसकी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया Al2O3, Cr का क्रोमियम का हो गया Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। अब उसके बाद वो उससे कोई रिएक्शन नहीं देता है, बिकॉज दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। क्या बना लेते हैं वो, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये तो कोई मेटल्स से रिएक्शन करने और ना करने की बात हुई, तो नोबल मेटल्स नहीं कर रहे हैं, बाकी मेटल्स कर रहे हैं। नॉन मेटल्स का क्या है, तो अगर अपन नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन देखते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उन्हें भी ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। जैसे आयोडीन के साथ में ये रिएक्ट कर रहा है अगर, तो क्या दे देगा,
HiO3 N2 प्लस H2O, ठीक है ना। उसको क्या कर देगा, दिस इज आयोडिक एसिड। ओके, जैसे अगर ये कार्बन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो उसको क्या बना देगा, CO2 गैस रिलीज करवा देगा। ओके, क्योंकि CO2 गैस की नेचर एसिडिक होती है बच्चों, ध्यान देना। CO2 गैस की जो नेचर है वो एसिडिक होती है। ओके, अच्छा, अगर वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या दे देता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दे देता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या करता है, डिफरेंट नॉन मेटल्स को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज क्या कर सकता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तीनों, ठीक है। इसको यहाँ पे देखोगे +6 है, ये +4 है, और ये कितना है, 3 दूना 6, 6 में से एक बैलेंस हो गया तो कितने बचे, 5। तो ये 0 से +5 आ गया, आयोडीन कार्बन 4 पे आ गया, 0 से सल्फर 0 से +6 पे आ गया, और सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। इसका मतलब ये सभी क्या है, सभी क्या है बच्चों, यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे अब फास्फोरस की भी बात करेंगे, फास्फोरस की बात करेंगे तो सिमिलरली उसका भी ऑक्सीडेशन इसी टाइप से हो जाएगा, ठीक है। देखिए जरा, फास्फोरस की आप बात करते हो तो फास्फोरस से फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर लेगा, ठीक है ना। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, देखिए P4 H3PO4 प्लस ठीक है ना, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ये जो है बच्चों, इनके ज्यादा लोड मत लेना, ज्यादा बॉडरेशन मत लेना, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये है क्या चीज वो समझिए। ये एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस है। फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अलग अलग एलोट्रॉप्स बनते हैं, सल्फर के 6, 8, 2 से लेकर भी 20 एटम्स तक के एलोट्रॉप्स बनते हैं सल्फर के। फास्फोरस में भी P4, P6 ऐसे टाइप के क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक विशेष चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, वो ध्यान देना बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन के तौर पे पढ़ लेते हैं। कॉपर इज नॉट dissolved in HCl but will be dissolved in HNO3 and give H2 gas, ठीक है क्या। अब आप जरा ये देखिए कि कॉपर जो है वो HCl में डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन HNO3 में डिसॉल्व हो रहा है और H2 गैस दे रहा है। आप बोलेंगे इससे दोनों की नेचर अलग अलग है, सिमिलरिटी भी है। देखिए HNO3 HCl में सिमिलरिटी भी है, ये भी H+ प्रोटॉन डोनर एसिड है, ये भी H+ प्रोटॉन डोनर एसिड है, इसलिए ये दोनों एसिड्स लगभग एक जैसे नेचर के हैं। इसीलिए हम दोनों पे कंपेयर कर रहे हैं कि कॉपर HCl में तो नहीं घुल पाता है, लेकिन H2SO4 में घुल जाता है। अब आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कहा था कि जिसका भी पोटेंशियल कम होता है, क्या, जिसका भी पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है गाइस, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है गाइस, वो कितना होता है, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए कम किसका है, हाइड्रोजन,
ठीक है, कम किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या है, H+ है। और जरा देखिए कि HCl में हाइड्रोजन भी प्लस चार्ज है, H+ है, इसमें भी इसमें प्लस चार्ज है। इसका मतलब इन दोनों में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड है ऑलरेडी। इसका मतलब उसको इस कॉपर से रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर का पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा, ये ऑलरेडी जीरो स्टेट में है। अगर ये +2 होता तब इसका रिडक्शन करती है, तो ऑलरेडी जीरो पे है। इसका ऑक्सीडेशन करना, ये ऑलरेडी +1 ऑक्सीडाइज्ड है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ड्यू टू हाई पोटेंशियल ऑफ कॉपर देन हाइड्रोजन, इट कांट रिप्लेस H2। ये H2 को नहीं हटा सकता, उसकी जगह से H2 गैस रिलीज नहीं है। पता कैसे चलेगा, HNO3 ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें कॉपर का थोड़ा सा ब्लॉक छोटा टुकड़ा डाल दीजिए, एफर्वेसेंस निकलना शुरू हो जाएंगे, बुलबुले निकलना, गैस कलरलेस गैस निकलना शुरू हो जाएगी। वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। HCl लिया, कॉपर डालो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, कॉपर का पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आप गौर से ये तो देखिए कि जो आप HNO3 और HCl में H की बात कर रहे हो, दोनों का सेम है। जब कॉपर HCl के H को रिप्लेस नहीं कर सकता है, H2 लिबरेट नहीं कर सकता है, then how can it be liberating the H2 from HNO3? गाइस देखना, रिएक्टिविटी की मैं डिसॉल्व होने की बात कह रहा हूं कि अगर ये कॉपर इसको रिप्लेस कर सकता होता ना, तो क्या बनता, CuCl2 plus H2 गैस निकल जाती। अब देखिए ये +2 में है, यहाँ पे ये हो गया ना ऑक्सीडेशन, लेकिन कॉपर का तो पोटेंशियल ज्यादा है, ये तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता हाइड्रोजन के सामने, हाइड्रोजन को हटा ही नहीं सकता, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। अब ये क्या हो गया, आयनिक फॉर्म में हो गया, और जब भी आयनिक फॉर्म में होता है उसका मतलब ये क्या हो गया, डिसॉल्व होना बोलते हैं इसी को। तो कॉपर HCl में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ कॉपर का पोटेंशियल HCl से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अब आप बोलेंगे कि वही तो बात HNO3 में है, लेकिन HNO3 में क्यों भूल रहा है, बट इन HNO3 the NO3 minus nitrate ion oxidizes the copper। ध्यान देना कि HNO3 में जो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इसके ऑक्सीजन या जो नाइट्रेट है ना उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, और H2 गैस तो लिबरेट नहीं होगी, HNO3 में से H2 गैस लिबरेट नहीं होगी, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, हालांकि इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान देना HCl में से तो H2 गैस लिबरेट नहीं हो रही थी क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। HNO3 में से भी H2 गैस रिएक्ट नहीं होगी, लिबरेट नहीं होगी, बट ये रिएक्ट करेगा। अगर H2 गैस इसमें से लिबरेट करता तो फिर वो HCl में से भी कर सकता था। हमारे पास ये फंडा है H2 गैस नहीं देने का कि पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा, इसलिए उसको नहीं हटा सकता है। लेकिन इसमें HNO3 भी घुल रहा है फिर भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट आयन क्या कर रहा है, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखो आपके पास जो HNO3 है ना बच्चों, वो क्या करता है, सबसे पहले इस टाइप की रिएक्शन देता है। दिस इज एन्सेंट ऑक्सीजन, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है वो कॉपर से रिएक्ट करके कॉपर का क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। ठीक है क्या, अब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड ऑन कर दीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड ऑन कर दीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए जरा, ये जो आपके पास CuO है वो क्या करेगा, दूसरे HNO3 यूनिट से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, ये दूसरे HNO3 यूनिट से रिएक्ट करेगा, ये CuO। देखिए जरा, कॉपर ऑक्साइड प्लस HNO3,
क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉपर तो HNO3 से रिएक्ट कर नहीं सकता था, डायरेक्ट कॉपर तो HNO3 से रिएक्ट कर नहीं सकता था, तो कौन रिएक्ट कर रहा है इसमें से? ये कॉपर का जो ऑक्साइड था वो रिएक्ट कर रहा है, एंड नाउ इट्स प्रोवाइडिंग कॉपर नाइट्रेट विद H2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, इस पे ध्यान दे देना, ठीक है। अब आप कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं कि भैया कॉपर ने कैसे कैसे इसको रिएक्ट किया और क्या इसमें से प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे आप कहते हैं कि भाई मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, तो यहां से हमने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, HNO3 और एक HNO3 इसमें से, तो जनरली कॉपर ने यहां से कॉपर लिया, यहां से HNO3, यहां से HNO3, 4 टाइम्स HNO3 से जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो फाइनल हमारे पास क्या आ रहा है, कॉपर का नाइट्रेट आ रहा है प्लस NO2 आ रहा है प्लस H2O आ रहा है। दिस इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ द कॉपर डिसॉल्विंग इन HNO3। जो HNO3 में वो क्या कर रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उसकी फाइनल रिएक्शन है। तो गाइस इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो कॉपर है वो एग्जैक्टली हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए HNO3 में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तब तो पंगा हो जाता। क्या पंगा हो जाता कि भैया अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके HNO3 में डिसॉल्व हो सकता तो फिर HCl में भी होना चाहिए, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो नहीं कहेंगे, है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि भैया H को रिप्लेस करके ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो रहा है, उस NO3 की माइनस नाइट्रेट की वजह से हो रहा है। जो नाइट्रेट क्या दे रहा है, एनसेट ऑक्सीजन दे रहा है, इसकी वजह से ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और अब कॉपर ऑक्साइड HNO3 से रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट बना रहा है। फाइनल रिएक्शन ये हो गई। देखो अब H2 लिबरेट नहीं हो रहा है, NO2 लिबरेट हो रहा है, ठीक है। समझ में आई क्या बात? ओके। अब इसके बाद में एक छोटी सी चीज और, ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है, कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म होती है, देखिए जरा। ठीक है, बाय दिस टेस्ट नाइट्रेट आयन presence is identified where a brown colored ring is formed in test tube. So the test is known as ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है गाइस, इस टेस्ट को ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम टेस्ट करेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब आएगी उसके अंदर एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी, इसलिए इसको हमने क्या कहा, ब्राउन रिंग टेस्ट कहा है। एक बात। दूसरी बात, ये क्यों करते हैं, कोई भी कंपाउंड है आपके पास में, उसमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि भैया उसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, NO3- प्रेजेंट है या नहीं है, उसको हमें चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, हमें पता करना है कि ब्राउन रिंग बन रही है तो नाइट्रेट प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, देखिए हियर यहाँ पे क्या हो क्या रहा है वो आप जरा पहचानना। यहाँ पे क्या होगा, हियर Fe2+, क्योंकि देखिए NO3- क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन है, तो Fe2+ को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में, और खुद क्या हो जाएगा, NO में रिड्यूस हो जाता है। हियर Fe2+ कैन रिड्यूसेस, देखो बच्चों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हियर Fe2+ कैन रिड्यूसेस नाइट्रेट NO3- to NO। ठीक है, आप देख लीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसकी X हो गई और ये 3 to the 6 - 6 to -6,
मतलब इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी +2 है, तो रिडक्शन हो गया ना। तो here Fe2+ can reduce NO3- to NO, and self is oxidized to Fe3+. ये कौन these NO and Fe3+ gives a colored complex. वो कलर कैसा है? ब्राउन colored complex at the junction of both liquids in test tube. समझ गए क्या है ना? देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपोजिशन देखिए इस टेस्ट का। ट्यूब में क्या करना है, FeSO4 लेना है फ्रेशली, फ्रेश सल्फेट ले लिया, उसमें क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा कंपाउंड ऑफ NO3, इस आयन का कंपाउंड ले लिया। आप सोडियम का ले लीजिए, एग्जाम्पल NaNO3, ठीक है। तो आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लिया, ठीक है ना, और उसमें आपने क्या कर दिया है, नाइट्रेट आयन का कोई कंपाउंड डाल दिया है, ठीक है। और अब उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप करते हैं नाउ add H2SO4 slowly by the side of walls। जो टेस्ट ट्यूब है उसकी दीवारों के सहारे से क्या करना है, आपको H2SO4 डालना है, ब्राउन रिंग विल बी फॉर्म्ड। हुआ क्या, हमने FeSO4 लिया था, उसमें क्या है देखो, SO4 Fe2+ है, ठीक है। हमने HNO3 लिया था, उसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, नाइट्रेट की फॉर्म में है, और H2SO4 डाला, वहां से क्या मिला हमें, H+ मिला। तो ये सब किस में कन्वर्ट हो गए, Fe तो ऑक्सीडाइज हो गया और नाइट्रेट क्या हो गया है, NO में रिड्यूस हो गया है, एंड सो ऑन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया दोनों का, है ना। आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, आपको जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं वो आप जान रहे होंगे कि यहां से यहां तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है गाइस, और यहां से यहां क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है, ठीक है, समझ गए। अब आप जरा देख लीजिए, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 था, यहाँ +2 हो गया, मतलब कितनी स्टेट का चेंज आया है, 3 स्टेट का चेंज आया है। तो आपको ये देखिए कि Fe2+ Fe3+ में एक स्टेट है, तो ऐसे 3 आयन ले लें तो 3 स्टेट का चेंज आ जाएगा। नाउ दिस Fe3+ एंड NO reacts to each other, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, the colored complex which is brown in the color, जो क्या है, ब्राउन कलर का होता है। और जनरली आप ये देखेंगे ना, Fe3+ किस फॉर्म में होता है, देखिए Fe3+ होता है इस फॉर्म में, और उससे क्या कर लेगा, ये NO रिएक्ट करेगा, एंड नाउ इट गिव्स लाइक दिस कंपाउंड, ठीक है, ब्राउन कलर। कैसा दिखेगा, एक H2 यहां से लिबरेट हो जाएगा, कैसा दिखेगा, टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्या बनेगा, एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी। अच्छा एक चीज, ये बच्चों ये थोड़ा सा गलत है, 2+ के साथ में बनाया गया, ठीक है ना। ये Fe जो 3+ में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये तो केवल किसके लिए हो रहा है, इसको रिड्यूस करने के लिए। अब ये वाला जो है दूसरे FeSO4 के 2+ के साथ में क्या कर लेगा, इस टाइप से कंपाउंड बना लेगा, जो क्या है, ब्राउन इन कलर है। बोलो जी, समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है क्या, बात समझ में आई है क्या। चले देखो, ये है आपका टेस्ट ट्यूब, और बच्चों ये आपके प्रैक्टिकल में भी काम में आने वाला है, ठीक है। इसके अंदर क्या डाला आपने, FeSO4 लिया और उसमें क्या है, नाइट्रेट वाला कंपाउंड है।
और फिर दीवार से आपने जैसे ही H2SO4 डाला तो ऐसे आपको दिखेगी बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही क्लियर कट क्या दिखेगी, ब्राउन कलर की रिंग दिखेगी। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया? तो FeSO4 डाला हमने थोड़ा सा उस सैंपल में जिसमें नाइट्रेट है, ठीक है, पता करना है हमें, मान लीजिए हमें तो नहीं मालूम कि उसमें है या नहीं है, हमें डिटेक्ट करना है। तो हमने अंदाजा लगाया कि भाई होगा नाइट्रेट, तो उसमें थोड़ा सा हमने FeSO4 डाला। FeSO4 डालते क्या होगा, उसमें जो हमारा Fe2+ है वो तो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नाइट्रेट है वो किस में आ जाएगा, NO में आ जाएगा। और जैसे ही हम क्या करेंगे, उसमें H2SO4 डालेंगे दीवार के सहारे से थोड़ा थोड़ा, तो वो जो हमारे पास दूसरे Fe2+ है, दूसरे FeSO4 के, वो Fe2+ जो है वो क्या करेंगे, इस NO के साथ में ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जो ही हमें क्या दिखेगा, इस रिंग की वजह से दिखेगा। और यहाँ पे ये जो एक लिक्विड और एक लिक्विड, ये दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है, FeSO4 और NO3 वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, जहां पे वो जुड़ रहे हैं वहीं पे तो ये NO बैठा है, ठीक है, ऊपर FeSO4 और नीचे NO3 वाला है, तो इस जंक्शन पे कौन है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहीं पे ये H+ आकर के क्या करेगा, ब्राउन रिंग बनाने की कोशिश करेगा। तो दोनों के जंक्शन के ऊपर क्या बन जाएगी, ब्राउन रिंग बन जाएगी। इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, जो नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के काम में आता है, ठीक है, ये उसका मैकेनिज्म है। ऐसा करते हैं, आपको ये नाइट्रेट आयन डिटेक्शन में लैब में आपको परफॉर्म करके देखना है, ओके। तो आपको ये याद होना चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट रिपीट इट अगेन, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर। आज के लिए इतना ही है। नाइट्रोजन फैमिली हमारा पूरी हो गई है, और इसके बाद हम शुरू करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। आप इसमें देखेंगे कि यूजेस क्या है। तो नाइट्रिक एसिड का यूज है कि नाइट्रेट टाइप के जो फर्टिलाइजर्स है नाइट्रोजन कंटेनिंग, उनमें काम में आता है। और नाइट्रेट्स जो है वो क्या होता है, एक्सप्लोसिव में भी यूज आता है ना। नाइट्रेट्स होते हैं, पत्थर की खाने वगैरह होती हैं, माइंस वगैरह होती है, उनमें एक्सप्लोजन करते हैं, विस्फोट करते हैं, तो नाइट्रेट से ही करते हैं, तो नाइट्रेट उसमें भी काम में आता है, ठीक है। कई टाइप के नाइट्रो कंपाउंड्स तो बनाने में, नाइट्रोग्लिसरीन है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, अदर, ठीक है। और इसके अलावा पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, एचिंग ऑफ मेटल्स एंड ऑक्सीडाइजेशन इन द रॉकेट। तो मतलब मेटल को साफ करने के लिए पिकलिंग का मतलब उस पे कचरा वगैरह है, वो नाइट्रिक एसिड से क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको साफ कर सकता है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये काफी चीजों को रिमूव करेगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि एचिंग ऑफ मेटल्स, मेटल की एचिंग का मतलब क्या है, उसमें से मेटल्स को डिसॉल्व करके बाहर निकाल लेंगे, कचरा पीछे रह जाएगा, डिसॉल्व मेटल आ जाएगा, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसकी यूजेस है, यू कैन गो थ्रू विद योर लिटरेचर सच अ बुक एंड ऑल, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज जस्ट बिलोंगिंग विद द ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन फैमिली। थैंक यू वेरी मच।